हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है आयुष सांघी और मैं आपको समझाने जा रहा हूं आज आर्टिकल 370 के बारे में। आर्टिकल 370 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि अलग अलग एग्जाम के अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आर्टिकल 370 के बारे में। सो दिस इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, जिसके लिए ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किन किन एग्जाम्स के लिए काम आएगा, आइए देखते हैं। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। क्लैट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ में कई क्वेश्चंस इससे ऑलरेडी बन चुके हैं, आने वाले टाइम में और क्वेश्चंस आ सकते हैं। आईबीपीएस लॉ ऑफिसर के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। फैकल्टी ऑफ लॉ एग्जाम के लिए है। ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए है। स्टेट सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए है। तो जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस एलओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने यही सब वीडियोस एक पेन ड्राइव में एनकैप्सुलेट करे हुए हैं। तो आप पेन ड्राइव खरीद सकते हैं। यू कैन बाय द पेन ड्राइव बाय ईमेलिंग और बाय कॉलिंग ऑन द नंबर मेंशन्ड। तो इस वीडियो के आखिरी में जो स्लाइड है वहां पे मैं आपको फोन नंबर और ईमेल आईडी भी दूंगा। ये पूरा वीडियो इन सब एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। तो इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है सन 1947, जब इंडिपेंडेंस मिला था तब से। आर्टिकल 370 का बेसिक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है कि एक स्पेशल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब है इंडिपेंडेंस, एक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स को और जम्मू एंड कश्मीर को की गवर्नमेंट को। किस तरीके से इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है? जो प्रोविजंस बाकी के हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, संविधान के तहत प्रोवाइड होते हैं, उनमें से कई ऐसे प्रोविजंस हैं जो यहाँ पे स्टेट के तौर पे अप्लाई नहीं किए जाते हैं या नहीं होते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल 370। सो आर्टिकल 370 के बारे में यह कहा जा सकता है दैट इट इज अ स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। एक अलग स्टेटस है, डिफरेंट स्टेटस है, जो कि बाकी स्टेट्स के पास नहीं है। यह आर्टिकल यह कहता है कि जो 238 आर्टिकल के प्रोविजंस है जो कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करता है, यह अप्लाई नहीं होगा जम्मू एंड कश्मीर को। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करने में आप आर्टिकल 238 का एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो, जो कि बाकी के स्टेट्स में होता है। तो बी आर अंबेडकर जो हमारे फाउंडिंग फादर है संविधान के, वो आर्टिकल 370 के अगेंस्ट थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने, और शेख अब्दुल्ला जो कि यहाँ के कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे, लीडर थे, इन दोनों ने मिलकर अंबेडकर जी को कन्विंस करा कि आर्टिकल 370 को इंक्लूड करा जाए। तो ये यहाँ से आर्टिकल 370 का जन्म हुआ था। एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, तो ये चीज आप ध्यान रखें कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है, लेकिन बाकी सारी चीजें इन सब के सिवा सब कुछ comes within the state government of J&K, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, डिफेंस के लिए फॉरेन अफेयर्स, इनको हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से भी जानते हैं, एंड कम्युनिकेशन, इन तीन चीजों को छोड़ के ऑल अदर लॉज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट नीड टू बी पास्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर इंडियन पार्लियामेंट का लॉ इनैक्ट करेगी तब तो जाके वो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई। आरटीआई एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास करा, वो अप्लाई करता है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वो जेएनके ने नहीं पास करा वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो कहने का मतलब ये है उनके पास की एक्सक्लूसिव पावर है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ वो नहीं चाहे कि एप्लीकेबल हो उनके स्टेट में, तो वो नहीं होगा। दिस वॉज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था बाय महाराजा हरी सिंह, जो कि वहां पे महाराजा थे, क्योंकि इससे पहले कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट, ये एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, वेर इन ही अग्रीड टू जॉइन द यूनियन ऑफ इंडिया इन 1947। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में इन्होंने ये कंडीशन डाली थी दैट इन चीज़ों के सिवा बाकी सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के तहत आएंगी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, सिटीजन्स ऑफ जे आर गवर्न्ड बाय स्टेट स्पेसिफिक लॉज, स्टेट के स्पेसिफिक लॉज, ना कि सेंट्रल स्पेसिफिक लॉज विच कम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे इंस्टेड ऑफ दोज फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल 370 अकॉर्डिंग और रेड विद अलॉन्ग विद आर्टिकल 5, इट डिफाइंस ज्यूरिसडिक्शन। इंडियन पार्लियामेंट का ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई करता है पूरे हिंदुस्तान पे एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जब तक स्टेट स्पेसिफिक लॉ उसे पास नहीं करेगा वो चीज अमेंड नहीं करी जा सकती। तो सन 1952 1952 में दिल्ली में जो अग्रीमेंट हुआ था, इट स्पेसिफाइड कि स्टेट का अपना एक फ्लैग हो सकता है, जे एंड के कैन हैव इट्स ओन फ्लैग। तो जे एंड के का फ्लैग अगर आप देखोगे, इट इज
separate. It is another flag other than the Indian flag in addition to union flag, and they should have the same status. तो उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करी जाएगी जितनी की यूनियन फ्लैग की करी जाती है। तो ये अरेंजमेंट रेटिफाई करा था सन 1974 1974 में इंदिरा गांधी और प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला के बीच, जिनको हरी सिंह ने अपॉइंट करा था। तो शेख अब्दुल्ला को सदर रियासत यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, जिनको स्टेट लेजिस्लेचर ने अपॉइंट करा था। तो ये एक चीज, एक बेनिफिट उनको मिला हुआ है नेशनल फ्लैग का, कि वो अपना नेशनल फ्लैग रख सकते हैं। इनफैक्ट ये दूसरा बेनिफिट है। पहला बेनिफिट हमने डिस्कस करा कि लॉज जो इंडियन पार्लियामेंट एनैक्ट करेगा वो पहले अप्रूव किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के तहत। उसके बाद तीसरा जो उनको बेनिफिट मिला हुआ है कि इंपोजिशन ऑफ आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 बात करता है इमरजेंसी की। इमरजेंसी के जो आर्टिकल्स हैं वो उस स्टेट में अप्लाई नहीं करे जा सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे जनरल इमरजेंसी इन द स्टेट, जहां पे वो अपोज करा जा सकता है कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के तहत। इट कैन बी अपोज्ड। तो उनके पास ऐसी भी पावर्स हैं। इस चीज को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इसके हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा, आप समझते जाइएगा। आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है स्पेशल स्टेटस जो कि जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाता है। इट प्रोवाइड्स हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, जैसा कि आपको मैंने अभी अभी बताया है एग्जाम्पल्स के साथ। उनको ऑटोनॉमी मिलती है, उनके लोगों को जो वहां पे सिटीजन्स रहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट्स जो वहां के हैं, सिटीजन्स ऑफ JNK उनको कहा जाता है, उनके लिए ये सब ऑटोनॉमी है। उनको काफी सारे प्रिविलेजेस यानी कि उनको फायदे होते हैं। एक ऐसा प्रिविलेज है कि ये वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स ही वहां पे लैंड खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, और वहीं के सिटीजन्स जो हैं वो लैंड खरीदेंगे, और बाकी पूरे हिंदुस्तान के सिटीजन्स। तो आर्टिकल 370 ऐसी क्या खास बात करता है? जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स के बाद डुअल सिटीजनशिप होती है। रीजन बीइंग दैट दे आर फर्स्ट कश्मीरी सिटीजन्स, पहले वो कश्मीर के सिटीजन्स होते हैं, उसके बाद वो इंडियन सिटीजन्स होते हैं। वो इंडियन सिटीजन्स होते हैं, उसके बाद वो कश्मीर के सिटीजन्स होते हैं। तो दे हैव डुअल सिटीजनशिप। JNK का अपना नेशनल फ्लैग होता है, जो कि हमने डिस्कस करा है। उनके स्टेट का अपना फ्लैग हो सकता है। एक बहुत ही निराला सा एडवांटेज उनको मिला हुआ है, वो ये है कि उनके लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म 6 साल होती है, जो कि बाकी स्टेट्स में सिर्फ और सिर्फ 5 साल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनको एक एडिशनल बेनिफिट मिला है, 1+ साल 1 ईयर। तो वहाँ के जो MLAs है वो 1 साल एक्स्ट्रा का एडवांटेज बेयर करते हैं। दे एंजॉय द एडवांटेज ऑफ 1 एक्स्ट्रा ईयर ऑफ इलेक्शन। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है वो वहां पे अप्लाई नहीं करता है जम्मू एंड कश्मीर में। वहां के ऑर्डर्स अपने आप वो खुद पास करते हैं। पार्लियामेंट के जितने भी लॉज होते हैं वो लिमिटेड बेसिस पे वहां पे अप्लाई करते हैं, जितने भी जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली वहां पे अप्रूव करती है। सो ओनली दीज आर डन। जम्मू एंड कश्मीर एक वुमन को अलग राइट्स मिले हुए हैं, क्योंकि वुमेन की शादी होती है इफ इट हैपेंस आउटसाइड द स्टेट। अगर मैरी करती है किसी भी एक इंसान को, एक लड़के को, एक आदमी को जो कि किसी और स्टेट से बिलोंग करता है, तो उनकी JNK की सिटीजनशिप उसी टाइम रिवोक कर दी जाती है, एंड कर दी जाती है। उसके बाद और एडवांटेज जो वुमन को होता है, वुमन मैरीज अ मैन इन अदर इंडियन स्टेट, शी लूजेस हर सिटीजनशिप। लेकिन अगर तभी वो मैरी करती है किसी पाकिस्तानी को, तो उनकी सिटीजनशिप इंटैक्ट रहती है। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है सिटीजनशिप ऑफ वुमन को लेकर। बिकॉज ऑफ सेक्शन 370 370 की वजह से, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई इन कश्मीर। राइट टू एजुकेशन अप्लाई नहीं करता है। CBI की अथॉरिटी, CAG की अथॉरिटी अप्लाई नहीं करती है। इंडियन लॉज आर नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन लॉज कभी भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि इंडियन लॉज जब तक स्टेट गवर्नमेंट उनकी अप्रूव नहीं करेगी तब तक एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो जैसे ये अप्रूव कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाएगा। शरीयत लॉ इज एप्लीकेबल टू वुमेन इन कश्मीर, सो दिस इज ऑल्सो देयर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नो राइट्स टू पंचायत। वहां की लोकल गवर्नमेंट्स यानी कि पंचायत जो कश्मीर में है, कश्मीर माइनॉरिटी के लिए है, उनको वहां पे इतना रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनको राइट्स नहीं मिले हुए हैं। 370 के तहत आउटसाइडर्स, कश्मीर के बाहर के जो रेजिडेंट्स हैं, या कश्मीर जो नॉन कश्मीरीज हैं, जो नॉन कश्मीरी रेजिडेंट्स हैं, वो वहां पे लैंड नहीं ओन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इंडियन पार्लियामेंट का बहुत ज्यादा राइट नहीं है कश्मीर के ऊपर, कंट्रोल इशूज, स्पेसिफिक कंट्रोल इशूज को छोड़ के, जैसे कि मैंने आपको बताया था डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन। तो बहुत एक्सक्लूसिव पावर्स मिली हुई है। आइए देखते हैं इन एक्सक्लूसिव पावर्स की जरूरत क्या पड़ी। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आपको लेकर चलते हैं सन 1947 के दौरान क्या हुआ था उस टाइम पे। 1947 में बड़ा कंफ्यूजन था
इंडिया में, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स को हमें अपने साथ मर्ज करना था, जहां पे प्रॉब्लम आ रही थी जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट की। जम्मू एंड कश्मीर के जो महाराजा थे वो एक्सीड नहीं कर रहे थे, वो इंडिया में अपने आप को नहीं जोड़ रहे थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो इस चीज़ को आर्ग्यू करा गया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन तो होगा, लेकिन उसके पास कुछ एक्स्ट्रा राइट्स होंगे जो बाकी के स्टेट्स में नहीं है। तो कश्मीर वॉज नॉट राइप इनफ फॉर इंटीग्रेशन एंड फेल्ट अ नीड टू कीप इट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द बेसिक फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिक फंडामेंटल राइट्स वहां के सिटीजन पे लागू नहीं होते हैं। दिस इज द मेन रीजन फॉर इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 370। तो उन लोगों को कहां से राइट्स मिलेंगे? 370 के तहत राइट्स मिलेंगे। Provision was drafted in 1947 by Sheikh Abdullah, who had then by been appointed the Prime Minister of Kashmir by Maharaja Hari Singh. तो शेख अब्दुल्ला ने यह आर्ग्यू करा था कि 370 के जो प्रोविजंस हैं उनको टेम्पोररी में नहीं, उनको परमानेंट में इंक्लूड करना चाहिए होगा। तो उसको एक आयरन क्लैड ऑटोनॉमी, यानी कि एक फिक्स, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑटोनॉमी दी जा सकती है, स्ट्रॉन्ग ऑटोनॉमी, एक इंडिपेंडेंस दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको हमने टेम्पररी प्रोविजंस में इंक्लूड करा हुआ है। तो देखा जाए तो आज की डेट में इंडियन पार्लियामेंट के पास इसके सिवा और कोई एडवांटेज नहीं है कि टेम्पररी प्रोविजंस के तहत उस चीज को गिना जाता है। तो ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं? हमने इसमें से काफी प्रोविजंस डिस्कस करे हैं। एक बार रफली गो थ्रू करते हैं कि डिफेंस, आईआर और कम्युनिकेशंस को छोड़ के ये सारी की सारी चीजें, जितने भी प्रोविजंस है वो स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव होगा। पार्लियामेंट नीड्स अ स्टेट गवर्नमेंट्स कॉन्करेंस टू अप्लाई फॉर अदर लॉज। जो स्टेट के रेजिडेंट्स हैं वो अलग सेट ऑफ लॉज में रहते हैं, स्टेट स्पेसिफिक लॉज में, जहाँ पे उनकी अपनी सिटीजनशिप है, अपनी प्रॉपर्टी है, अपने राइट्स है एज कम्पेयर टू अदर्स इंडियंस। तो उनके पास एक अलग एडवांटेज है इन सब चीज़ों से रिलेटेड। इंडियन सिटीजन अदर स्टेट्स कैनॉट परचेज लैंड और प्रॉपर्टी, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आर्टिकल 370 सेंटर की पावर नहीं है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत, 360 के तहत डिक्लेयर कर सके। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, तीन आर्टिकल्स हैं इमरजेंसी के, 352, 356, 360, 352, 356, 360। सो 360 इज अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी, 352 इज अबाउट स्टेट इमरजेंसी एंड 356 इज अबाउट नेशनल इमरजेंसी। तो 352 का इम्पोजिशन नहीं हो सकता है, ये चीज वहां के लोग अपोज कर सकते हैं। 360 बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन द स्टेट ओनली इन केस ऑफ वॉर, जो कि एक्सटर्नल होती है, और एक्सटर्नल अग्रेशन, जो कि एक्सटर्नल होता है। इन दोनों के सिवा प्रेसिडेंट वहां पे इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। प्लीज रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉ स्टूडेंट्स। ये लॉ एग्जाम में आ चुका है। दिस हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज। ये हर जगह पूछा जा चुका है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अगर कोई इंटरनल अग्रेशन होगा तो उस केस में वहां पे इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर करी जा सकती है, स्टेट इमरजेंसी नहीं हो सकती है। अगर कोई एक्सटर्नल अग्रेशन है तो आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो। सो यूनियन गवर्नमेंट कैन देयरफॉर नॉट डिक्लेयर इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस और इमिनेंट डेंजर अनलेस इट इज मेड अ रिक्वेस्ट विद दैट कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट अपोज कर देगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो टेम्पररी प्रोविजन क्या कहता है? द आर्टिकल केम विद अ टैग दैट सेड इट वाज टेम्पररी, गिविंग होप दैट द स्टेट वुड आल्सो बी इंटीग्रेटेड विद टाइम। इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है आगे चल के, तभी इसे टेम्पररी लिस्ट में रखा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज तक ये अलग ही है। इसके आप शायद आप सोच रहे होंगे, मनी मन खुश हो रहे होंगे, या कि उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। लेकिन अगर उनके पास एडवांटेजेस है, यानी कि उनके प्रोज है, तो उसके नेगेटिव्स भी काफ़ी है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 370 के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। उनको स्पेशल प्रोविजन क्या मिला हुआ है? आर्टिकल 35A के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। वो एम्प्लॉय हो सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के तहत, वो प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा, वो सेटल हो सकते हैं स्टेट के अंदर, और उनको राइट टू स्कॉलरशिप और अदर फॉर्म्स ऑफ हेल्प मिलती रहेगी स्टेट गवर्नमेंट से, जैसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती रहेगी। तो देखते हैं 370 के तहत उन लोगों को क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, या 370 आर्टिकल 370 के क्या क्या प्रोज है। व्हाट आर द प्रोज ऑफ 370? Major advantage which residents of J&K enjoy is that no outsider is allowed to purchase land in J&K. इसका फायदा ये होता है कि अंदर जो J&K के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, पीआर परमानेंट रेजिडेंट्स, इन लोगों को लैंड खरीदना अलाउड है, जो कि रिच बिजनेसमैन को रोकता है वहां पे लैंड खरीदने से। जैसा कि आप जानते हैं, कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है, टूरिज्म इंडस्ट्री वहां पे काफी फ्लरिश करती है, तो वहां पे होटल बनाना, गेस्ट हाउस बनाना, अपना खुद का विला खरीदना, घर खरीदना, ये सब चीजें अलाउड नहीं हो सकती बाहर के लोगों के लिए। आप हिंदुस्तान में और कहीं भी खरीद सकते हैं, कश्मीर में नहीं ले सकते, जिसकी वजह से एक फायदा होता है कि यहाँ पे रियल एस्टेट के प्राइसेस कम है। इट हैज कंटेन्ड द प्राइसेस ऑफ रियल एस्टेट इन कश्मीर। तो इफ आर्टिकल 370 इज रिमूव्ड, then the prices of property will go very very high, क्योंकि डिमांड सप्लाई बेसिस पे चलता है। अगर डिमांड बहुत हाई रहेगी और सब लोग आके कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस विल गो हाई टू रिड्यूस डिमांड।
उसके बाद तीसरा बेनिफिट ये है, इट्स नॉट ईजी फॉर आउटसाइडर्स टू ऑपरेट द बिजनेसेस हियर, लाइसेंसेस मुश्किल से मिलते हैं, बहुत चीज़ें मुश्किल है। लोकल रेजिडेंट्स को फ़ायदा हो जाता है क्योंकि बाहर के बिजनेसमैन को चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो कि वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं, उन लोगों के लिए कॉम्पिटिशन कम है। उसके बाद वहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होता है जैसे कि बाकी स्टेट्स में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली एनसीआर में बहुत पॉपुलेशन शिफ्ट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, ऑफिसेज है। बॉम्बे की पॉपुलेशन, चेन्नई की पॉपुलेशन, हैदराबाद की पॉपुलेशन, बैंगलोर की पॉपुलेशन, लेकिन कश्मीर के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत मुश्किल से परमिशंस मिलती हैं काम करने की, एम्प्लॉयमेंट की, प्रॉपर्टी खरीदने की, बिजनेस करने की। एक्सेप्ट द सिटी ऑफ जम्मू देयर इज वेरी लेस पॉपुलेशन इन अदर एरियाज। सो ये सारी चीज़ें फ़ायदे या प्रोज में आते हैं। और प्रोज देखेंगे, इट हैज़ प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड द इकोलॉजी, वो अपनी ब्यूटी यानी कि खूबसूरती को मेंटेन करते हैं, इकोलॉजी एनवायरनमेंट को मेंटेन करा है, बायोडाइवर्सिटी जिसकी वजह से वहाँ पे टूरिज्म है उस चीज़ को मेंटेन करा है। तो गवर्नमेंट जॉब्स वहाँ पे सिर्फ अवेलेबल टू रेजिडेंट्स है, तो फिर देखा जाए तो कंपटीशन कम है। लोकल ब्रांड्स जो कि वहाँ पे अभी भी चलते हैं, तो क्योंकि कंपटीशन कम है। तो स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिलेट होता है यूनियन ऑफ इंडिया के साथ ही। वहाँ पे क्राइम रेट कम है और ट्रैफिक कम है। क्राइम रेट तो कम है लेकिन टेरर रेट बहुत ज़्यादा है। टेरर रेट इज़ हाई, सो क्राइम रेट इज़ लेस बट टेरर रेट हाई। दिस इज़ द ओनली नेगेटिव अबाउट कश्मीर। पोल्यूशन कम है, ऑब्वियसली गाड़ियाँ कम होगी, ट्रैफिक कम होगी, पोल्यूशन कम होगा। इंडस्ट्रीज़ को आसानी से परमिशन नहीं मिलती है, जैसा कि हमने देखा कि बिजनेसेस चलाने का परमिशन आसानी से नहीं दिया जाता है। इट मेंटेन्स द इनलैंड क्वालिटी। इट हेल्प्स टू मेंटेन इंडियाज क्लेम ओवर कश्मीर इन वर्ल्ड्स आई। तो इंडिया का क्लेम उसमें रहता है, विच इज़ वाई कश्मीर इज कंसिडर्ड टू बी द क्राउन ऑफ इंडिया। लेकिन उसी के साथ साथ कई कॉन्स या नेगेटिव्स भी देखे जाते हैं। वहाँ पे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल वहाँ जाके नहीं खोलना चाहता हॉस्पिटल, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ पुअर है। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ऑपरेट ही नहीं करता आज तक। टेररिज्म इन दिस स्टेट बिकॉज ऑफ 370 एंड बिकॉज पाकिस्तान क्लेम ओवर कश्मीर, दिस इज द मेजर बिग प्रॉब्लम। इसकी वजह से मैक्सिमम जो बिजनेस करना चाहे भी वो भी नहीं करेगा बिकॉज ऑफ टेररिज्म। बेसिक मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं है, हाई स्पीड इंटरनेट नहीं मिलता है, 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है, पानी का सप्लाई नहीं मिलता है। अब सोच के देखिए कितनी दिक्कत होती होगी। ये वो फैसिलिटीज़ है जब आपको मिलती है तो शायद आपको वैल्यू ना समझ में आए, लेकिन जब नहीं मिलेंगी तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। सो वहाँ के लोगों को नहीं मिलती है, कंपटीशन कम है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का, लोगों का और वहाँ की जनरल जनता का जो प्रोग्रेस है वो बहुत कम है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज लो। नो अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो अदर स्टेट एग्जाम्स में अपेयर कर सके क्योंकि उनका डोमिसाइल होता है कश्मीर के अंदर। इंडस्ट्रियल सेक्टर अवेलेबल नहीं है। सोचिए तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना लो होगा, कब तक आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागोगे। एम्प्लॉयमेंट विल बी लो क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, और इंडस्ट्री की वजह से ग्रोथ होती है जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली लेस होगी बिकॉज दे डोंट अलाउ डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर लेस। जम्मू इज ऑलवेज इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू कश्मीर बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनल इशू। तो कई सारे कॉन्स हैं, और कॉन्स देखते हैं। इट हैज़ हाइंडर्ड द प्रोग्रेस ऑफ स्टेट टू अ लार्ज एक्सटेंट। हमारे स्टेट की प्रोग्रेस कम हो गई है। एक हमारा स्टेट जो है इतना खूबसूरत स्टेट है, उसकी प्रोग्रेस कम है बिकॉज देर इज़ नो काइंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। करप्शन बहुत ज़्यादा है बिकॉज उनके पास स्पेशल लॉज है तो वो उसको मिसयूज़ करते हैं, स्पेशल स्टेटस के लॉज। ओनली मुस्लिम कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर, तो एक तरह से यहाँ पे एक रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिक्स खेली जाती है। इट हैज़ रिड्यूस द पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन मुस्लिम कम्युनिटी इन पॉलिटिक्स। वो नहीं, इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनको पता है वो सीएम नहीं बनेंगे। एजुकेशन ने बहुत सफ़र करा है इस चीज़ की वजह से। जीडीपी कम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम इज लेस, तो ग्रोथ इज लेस। ये सारी चीज़ें लैक करती है। लेस जॉब्स क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, जिसकी वजह से लोग या यूथ जो है वहाँ का वो टेररिज्म की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। पहले तो आप एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री नहीं लगवाओगे, उसके बाद आप बोलोगे एम्प्लॉयमेंट हम कैसे प्रोवाइड करें, गवर्नमेंट सीट्स लिमिटेड होती है, फिर आप बोलो कि यूथ टेररिज्म की तरह रीडायरेक्ट हो रहा है। तो ये तो दिक्कत रहेगी क्योंकि जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा और नौकरियाँ भी कम होंगी। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल वहाँ पे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिस वजह से वहाँ पे कोई भी पॉलिसी अप्लाई नहीं होती है जो कि हमेशा दिक्कत क्रिएट करेगी। तो इम्प्लीकेशन क्या है आर्टिकल 370 का? ये जैसे कि हमने देखा कि कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स और बाकी के छोटे मोटे मैटर को छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होती है। सो दे हैव गॉट एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर अदर थिंग्स। और वहाँ पे अलग अलग लॉज चलते हैं जैसे ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट्स एज कम्पेयर टू अदर सिटीजन्स। एक और डिबेट शुरू होती है जहां पे आर्टिकल 370 को खत्म करने की, रिपील करने की बात करी गई। लेकिन ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिबेट है क्योंकि कश्मीरीज या वहाँ के जो गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। दे डोंट अग्री विद दिस बिकॉज दे हैव गॉट स्पेशल राइट्स। ऑब्वियसली वो क्यों अग्री करेंगे? So the article states under clause 3 that the president may declare
दैट आर्टिकल दैट सीज टू बी ऑपरेटिव। प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं कि आर्टिकल ऑपरेट नहीं करता है एक पब्लिक नोटिफिकेशन देकर, आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ JNK एंड इज विलिंग टू रिकमेंड इट्स रेवोकेशन। तो JNK की असेंबली को बोलना पड़ेगा, तब जाके प्रेसिडेंट उसे रिवोक कर पाएंगे, नहीं तो कोई भी अथॉरिटी नहीं है। तो ये साफ सी बात है कि फिर से उनके पास एक एडवांटेज है, क्योंकि वो रिपील करने का भी देंगे नहीं। लोगों को लगता है कि जेंडर बायस है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देख के लगता है आर्टिकल 370 में कि जनरल बायस है, जहां पे वुमेन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, मेन को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिली है। तो यहां मैं आपको ये बता दूं, हमें लगता है देखने में, तो हमारा एक परसेप्शन है, वो परसेप्शन या हमारा व्यू गलत है या इनकम्प्लीट बेसिस पे हमने बना लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां पे वुमेन को डिस्क्रिमिनेट करा जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक लैंड के बेसिस पे और मैरिज के बेसिस पे ऐसा लगता है कि वो डिस्क्रिमिनेटरी है, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। ये नोटिफिकेशंस या ये प्रोविजंस कई पुराने हैं, प्री इंडिपेंडेंस। तो सन 1927 और 1932 के तहत ये जो लॉ बनाया गया था, महाराजा का जो रूल था वो ये था कि वहां पे आप कोई भी रेजिडेंट जो होगा वही वहां पे जमीन खरीद पाएगा। अगर कोई भी वुमन बाहर के आदमी से शादी करती है जो कि उस स्टेट को बिलोंग नहीं करता है, तो उसका राइट रिवोक कर दिया जाएगा। दिस वाज ओनली डन एंड दिस इज द ओनली प्रोविजन दैट मे सीम डिस्क्रिमिनेटरी। इसके सिवा बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी सब कुछ जेंडर न्यूट्रल है। तो द इट प्रोविजन इज जेंडर न्यूट्रल, इट इज नॉट जेंडर बायस्ड। सो की पॉइंट्स जो आपके टेक अवेज हैं आज के लिए, वो है कि गोपाला स्वामी अय्यनेगर ने इस चीज को राइट करा था, जो स्पेशल स्टेटस दिया था ऑटोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। ही हैड रिटन दिस प्रोविजन। 370 के तहत इंडियन पार्लियामेंट इंक्रीज नहीं कर सकते, ना ही रिड्यूस कर सकते हैं उन बॉर्डर्स को इन एनी वे ऑफ द स्टेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कंप्लीट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि है भी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव पावर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो तीन चीजों को छोड़ के अप्लाई नहीं करती है। तो इनकी अपनी पावर्स है कि अप्रूव करना चाहे तो करे, ना करना चाहे ना करे। बाकी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल इन ओनली इफ द स्टेट गवर्नमेंट गिव्स अ नॉट टू इट, अगर स्टेट गवर्नमेंट उसे अप्रूव करती है। तो 370 को अमेंड करा जा सकता है, हटाया जा सकता है, कुछ भी करा जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत, अगर वहां की स्टेट असेंबली उस चीज को अपोज ना करे या उस चीज को पास होने दे। तो इतनी एक्सक्लूसिव पावर्स मिली हुई है जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट को। तो आने वाले पेन ड्राइव के कोर्स में हमारी जो क्लैट की और लॉ ऑफिसर की जो पेन ड्राइव है, उसमें मैं कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस डिस्कस करूंगा। उसकी एक ग्लिम्प्स या उसकी एक हिंट यहाँ पे दी हुई है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस बहुत ही मेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं। एग्जाम्स में ये लगातार पूछे जाते हैं, जैसे कि क्लैट एग्जाम में, IBPS के एग्जाम में, लॉ फैक्ट के एग्जाम में और अन्य कई लॉ के एग्जाम्स के अंदर। ये UPSC के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है और स्टेट सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सारे लॉज में डिस्कस करूंगा अपनी पेन ड्राइव के कोर्स में। सो दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ पेन ड्राइव, जो कि आपको परचेज करनी पड़ेगी। तो IC गोलकनाथ केस, एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केस, केशवानंद भारती केस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, मिनर्वा मेल्स केस, SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। तो इस चीज से आप, ये वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, जो कि स्टडी IQ के ऑफिशियल चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखकर आप जज कर सकते हैं कि बाकी के वीडियोस की क्वालिटी क्या रहेगी, जो कि ऑब्वियसली इस वीडियो के हिसाब से ही आप जज कर पाएंगे, और इस वीडियो से अच्छी ही होगी उसकी क्वालिटी, क्योंकि उसको हम लोग पेन ड्राइव के कोर्स में इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। KM नानावती केस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इंदिरा साहनी एंड अदर्स केस, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो ये सारे केसेस फॉर्म करते हैं हमारी पार्ट ऑफ पेन ड्राइव का। तो पेन ड्राइव प्लीज ऑर्डर करिएगा। कौन कौन से लोग ऑर्डर कर सकते हैं इस पेन ड्राइव को? क्लैट के स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट के स्टूडेंट्स, फैकल्टी ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स, और कोई भी मेजर गवर्नमेंट एग्जाम्स जो कि लॉ का पेपर दे रहे हैं, उन लोगों के लिए ये पेन ड्राइव यूजफुल रहेगी। इस पेन ड्राइव को ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, या इस ईमेल आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं। ये मेल आईडी डायरेक्टली मेरे पास मेल आएगी आपके पेन ड्राइव की ऑर्डर की। और अगर आपको डिस्काउंट क्लेम करना है, इफ यू हैव टू क्लेम अ स्पेशल दिवाली डिस्काउंट, सो यू कैन प्री बुक द पेन ड्राइव। इट्स एन इंटरेस्टिंग ऑफर, आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट वगैरह की डिटेल्स डालने के लिए आप रेफर करें हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को, गौरव गर्ग के फेसबुक पेज को आप रेफर कर सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं और इसके बारे में और चीजें जान सकते हैं। तो मैं होप करता हूं आपको लेसन पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।